मगरबी बहरुल काहिल। इसके खदशात बढ़ गए हैं कि अपने वारशिप चाइना वहाँ पे डिप्लॉय कर सकता है। अगर चीन वहाँ पे डिप्लॉय करता है तो वहाँ का जो है सिक्योरिटी सिनारियो तब्दील हो जाएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि अमेरिका एक्सपोज हो रहा है। अमेरिका एक तरफ कहता है कि मैं ईरान ले लूँगा, कभी कहता है कि हुर्मुज़ जो है ये ईरानियन टेरिटरी है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, बोथ साइड, वेदर इट्स ओमान। दूसरे यह है कि आलमी सतह पर अब अमेरिका, जो मैं कई बार कहता हूँ कि दुनिया पोस्ट यूएस एरा में दाखिल हो चुकी है, जिसको हम बोलते हैं उर्दू ज़बान में माबाद अमेरिका, यानी अमेरिका के बाद की दुनिया। मैं पूरा बता रहा हूँ कि अमेरिका की हैसियत किस तरह धीरे धीरे ख़त्म हो रही है पूरे दुनिया से। देखिए, ईरान खामोश नहीं है, हर कंट्री कुछ ना कुछ करता है सर्वाइवल के लिए अपने, और यहाँ जो ही मामलात हैं तो ईरान खामोश बिल्कुल भी नहीं है। ईरान अपने तरीके से पूरे जो है सिचुएशन को हैंडल कर रहा है। दूसरी बात यह है कि 2-3 मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं। मैं थोड़ा ताख़ीर से जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों ने वो सारी बातें रखी या नहीं। जो वेस्टर्न पैसिफिक है, मगरबी बहरुल काहिल, 3 अहम तरीन मुल्क हैं। इंडोनेशिया है, जापान है, फिलीपींस है। उसके अलावा और भी जो है उधर जाइए तो साउथ कोरिया वगैरह है। इधर आप आइए तो फिर वो वियतनाम की तरफ भी आगे बढ़ते हैं। इन सब के जो है एक मैरीटाइम डिस्प्यूट हैं चाइना से, और इस पूरे रीजन में चाइना को रोकने के लिए जॉर्ज वाशिंगटन, जो अमेरिका का वारशिप है या एयरक्राफ्ट करियर भी है, वो उसको अमेरिका ने तैनात कर रखा था इस पूरे रीजन के लिए। अब उसको अमेरिका ने वहाँ से हटा लिया है। वजह क्या है कि अब्राहम लिंकन वापस अमेरिका जा रहा है। तकरीबन 4-5 महीने लगेंगे उसको रिपेयर होने में, या जो भी है, वहाँ पे हमले वगैरह के साथ बड़े मसाइल थे। तो अब जो है ये जो जॉर्ज वाशिंगटन वारशिप है अमेरिका का, वारशिप कम एयरक्राफ्ट करियर, अब ये मिडिल ईस्ट की तरफ जा रहा है, मशरिक़ वस्ता की तरफ, यानी ईरान की तरफ। तो अब ये पूरा स्पेस खाली होता है, तो उस रीजन के अंदर, यानी जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न पैसिफिक, मगरबी बहरुल काहिल, इसके खदशात बढ़ गए हैं कि अपने वारशिप चाइना वहाँ पे डिप्लॉय कर सकता है। अगर चीन वहाँ पे डिप्लॉय करता है तो वहाँ का जो है सिक्योरिटी सिनारियो तब्दील हो जाएगा। सिर्फ ताइवान ही नहीं, बल्कि जापान के लिए, फिलीपींस के लिए, काफ़ी हद तक वियतनाम के लिए, काफ़ी हद तक इंडोनेशिया के लिए। इंडोनेशिया कोई दुश्मन मुल्क नहीं है चीन के लिए, लेकिन कुछ डिफरेंसेस सबके साथ होते हैं। जैसे कई बार आप देखते हैं कि नेपाल कोई दुश्मन मुल्क नहीं है भारत का, लेकिन कई बार वहाँ के वज़राए आज़म ने, चाहे वो जो है खड़क प्रसाद शर्मा ओली रहे हों, केपी शर्मा, या फिर अब जो है बालेंद्र शाह हैं मौजूदा वज़ीर आज़म, तो कई बार ये लोग क्लेम करते हैं कि जो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ का जो एरिया है, तो ये नेपाल का है। ऐसे बहुत सारे, तो जो छोटे छोटे मुल्क हैं वो भी क्लेम करने लगते हैं अपनी टेरिटरी को। कभी तराई रीजन की बात आती है, मधेशी वगैरह वाला जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है नेपाल के साथ। तो कुल मिलाकर के जब नेपाल भारत के साथ ऐसा करता है, या उसके बड़े बड़े जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं बयान आते हैं, तो ऐसा नहीं कि चीन के खिलाफ आवाज़ें फिलीपींस से नहीं आती, इंडोनेशिया से नहीं आती, मलेशिया से नहीं आती। नहीं, बिल्कुल, मैं सारी बातों पे आऊँगा। मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है जिसको मैं बताना चाहता हूँ कि अमेरिका एक्सपोज हो रहा है। अमेरिका एक तरफ कहता है कि मैं ईरान ले लूँगा, कभी कहता है कि हुर्मुज़ जो है ये ईरानियन टेरिटरी है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, बोथ साइड, वेदर इट्स ओमान और ईरान। सवाल ये है कि आप तो जहाँ पे आपकी मौजूदगी थी, आप वहाँ से भी हटा रहे हैं जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, जहाँ कोई इस तरह का थ्रेट नहीं था। किसी मुल्क ने, कभी चाइना वगैरह ने कोई मिसाइल फायर नहीं किया। तो जब बगैर मिसाइल फायर किए आप इतने बड़े अपने स्ट्रेटजिक लोकेशन से वहाँ से मूव कर रहे हैं, दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं,
तो एक तो वैक्यूम क्रिएट वहां हुआ, यानी अमेरिका वहां से हटा। दूसरे यह है कि आलमी सतह पर अब अमेरिका, जो मैं कई बार कहता हूं कि दुनिया पोस्ट यूएस एरा में दाखिल हो चुकी है, जिसको हम बोलते हैं उर्दू जबान में माबाद अमरीका, यानी अमरीका के बाद की दुनिया। अमरीका इसको रियलाइज नहीं कर पा रहा है कि उसके साथ हुआ क्या है। अब आप देखिए, अब्राहम लिंकन गया, उन्होंने बोला था रूजवेल्ट जाएगा ईरान। रूजवेल्ट कब तक पहुंचेगा, उससे पहले इनको जो है वेस्टर्न पैसिफिक से अपने इसको डिप्लॉय करना पड़ा यहाँ। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये सारी बातें कभी कभी लगती हैं कि मैं कहाँ पहुंच गया चीन, लेकिन मैं चीन ऐसे ही पहुंचा नहीं हूं। मैं पूरा बता रहा हूं कि अमेरिका की हैसियत किस तरह धीरे धीरे खत्म हो रही है पूरे दुनिया से। तो जब वो पूरी दुनिया में खत्म हो रहा है तो एक कहावत है उर्दू में, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इस तरह के बयानात आते हैं। अब आप बताइए कि अगर उस पूरे में फिलीपींस और उनके वो सब बोलते हैं, कई बार यूनाइटेड नेशंस के अंदर मीटिंग हुई है, आसियान प्लस एक फोरम है, वहां पे चाइना के साथ मीटिंग में दर्जनों दफा फिलीपींस ने, इंडोनेशिया ने, मलेशिया ने, वियतनाम ने, सबने बोला है। इवन भारत का है एक ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, जिसको बोलते हैं ओवीएल, इसने जो है ऑयल एक्सप्लोर करने के लिए अपने कुछ जो है वहां पे प्रोग्राम शुरू किए ऑफ द कोस्ट ऑफ वियतनाम। चीन ने वहां अपने वारशिप लगा दिए, बोला कि नहीं, और कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया हुआ है। तो वहां बहुत सारी सेफ्टी अमेरिका प्रोवाइड करता है। तो अगर अमेरिका उस रीजन से हटता है तो उस पूरे रीजन के अंदर अमेरिका के जितने चाहने वाले मुल्क हैं या जो भी उसके एलाइज हैं, समझ लीजिए कि उनको जो है एक तरह से उनकी गर्दन चीन मरोड़ लेगा वहां से। तो अमेरिका की रसद एक तो कमजोर होगी उस रीजन से। दूसरे क्या है कि यहाँ ईरान बैठा हुआ है, ईरान के पास हथियार आने के लिए कैस्पियन सी है, जो डायरेक्टली रशिया से ईरान को जोड़ता है। आजरबाईजान वगैरह ये सब आते हैं उधर। कुल मिलाकर यह है कि फिर ये सब क्या है, कहाँ पे सूरत हाल जा रही है। दूसरा जो है मेजर डेवलपमेंट ये है, जो अभी यूएई की बात आई कि मुत्तहदा अरब इमारात ने इस तरह डिमांड की है कि उनके कई सारे जो है कार्गो शिप वगैरह को ईरान ने टारगेट किया। एक तशवीशनाक न्यूज और है, ईरान के 3 फाइटर्स, आदमी, पायलट गिरफ्तार हैं कतर में 3-4 महीने पहले से। गिरफ्तार क्यों हैं? गिरफ्तार इसलिए हैं कि जो चाइना से इन्होंने फाइटर जेट खरीदे थे ईरान ने 2-3 महीने पहले, मैंने कई बार बोला है चैनल पे कि कई साल लगते हैं और कम से कम 2 साल मिनिमम रिक्वायर्ड होता है एक ट्रेंड पायलट बनने के लिए। तो ईरान जो है वो कोई मंगल ग्रह के लोग नहीं है, इसी दुनिया के लोग हैं। 6 महीने में क्या ये इतने ट्रेंड हो सकते हैं? तो जब अमेरिका के इतने बड़े बड़े फाइटर जो दसियों साल से प्लेन उड़ा रहे हैं, जब उनको ईरान शूट डाउन कर सकता है, तो जब ईरान ने अपने चाइना मेड फाइटर जेट्स यूज किए तो कई सारे कुवैत में मारे गए थे 2 या 3। ऐसे ही जो है कतर में शूट डाउन किया गया, 3 पायलट सेफली इजेक्ट कर गए, जिनको अरेस्ट करके कतर ने रखा है। ईरान ने कई बार कतर से बात की है कि आप हमारे पायलट वापस कीजिए, तो इसके ऊपर भी नेगोशिएशन चल रही है। तो हमें बहुत सारे पहलू हैं इसके, जिसको देखना होगा कि जो हम बार बार बोलते हैं कि नहीं ये है, तो हर मुल्क की कहीं ना कहीं पूंछ दबी हुई है। लेकिन ईरान इस मामले में ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल दब गया है। कतर कभी भी ईरानियन पायलट्स को अमेरिका या किसी और मुल्क को नहीं सौंपेगा, कितना ही प्रेशर अमेरिका बिल्डअप कर ले। रीजन नंबर 1, कतर एग्जैक्ट नेबरहुड में है ईरान के, बिल्कुल सामने। क्या वो इतना बड़ा खतरा मोल लेगा कि ईरान पूरी तरह बमबारी शुरू कर दे वहां के हुकूमती ठिकानों पर कतर के? कतर कितना बड़ा है और कितने मिनट सर्वाइव करेगा? मैं घंटों की बात ही नहीं कर रहा हूं। क्या कतर इतना बड़ा खतरा मोल लेगा? ईरान को वहीं रहना है, अमेरिका आज है कल नहीं रहेगा। क्या कतर खतरा मोल लेगा? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये कि कतर ने बहुत सारे पैसे रिलीज करने शुरू किए थे ईरान को। क्यों? तो ये सारी की सारी एक बारगेन की पॉलिसी चल रही है कि भाई हमारे ऊपर अटैक मत करो, हम इस तरह से करके, तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि बहुत जल्द वो तीनों पायलट ईरान वापस लौटेंगे। तो कुल मिलाकर सूरत हाल है कि ये भी बन रही है पूरे रीजन में, और बाकी बातें इंशाल्लाह मैं करता हूं, अभी मैं हूं जी। तो अब इलेक्शन आ रहा है, आने वाला जो इलेक्शन है, आपका क्या ख्याल है
दुनिया के 3 सेक्टर्स की मैं आपसे पूछना चाहूँगा, उनकी क्या मंशा रहेगी ट्रम्प साहब के इलेक्शन में? मतलब इलेक्शन तो खुद ट्रम्प लड़ेंगे, अमेरिका खुद करेगा सारा इसका मामला। लेकिन तरफदारी भी होती है एक चीज़, ठीक है? जैसे हमारे यहाँ मोदी साहब ने ट्रम्प को इलेक्शन में सपोर्ट किया था और ट्रम्प साहब भी पीछे नहीं रहे थे। तो मेरे यहाँ कहने का मकसद है कि ट्रम्प के इलेक्शन में अरब ममालिक का क्या रोल रहेगा, ईरान का क्या रोल रहेगा और साथ ही साथ इसराइल का क्या रोल रहेगा। तो एक थोड़ा सा ज़रा ये कठिन सवाल है, लेकिन आप इसको बखूबी मैनेज कर सकते हैं। जी अब्दुल भाई साहब। देखिए, सबसे पहले ईरान पे ही आते हैं। जहाँ तक ईरान का है ताल्लुक, तो ईरान के मुद्दे पर ही इलेक्शन लड़ा जाएगा। ट्रंप की हार हो या जीत हो, उसमें ईरान का मेजर रोल रहेगा, क्योंकि पूरी दुनिया को वो जो ट्रंप जो है बता रहे हैं, तो वो ईरान का ही मामला है कि भाई स्टेट ऑफ हुर्मुज़ मेरा है, खार्ग जजीरा मेरा है, ये सारे के सारे मेरे हैं। तो ये सब जो है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई रोल होगा तो वो जो है ईरान का होगा, यानी जो असल मुद्दा है जिसके ऊपर पूरा चुनाव लड़ा जाएगा। अब दूसरी बात आते हैं, आपने इसराइल की बात की। देखिए, ज़ायनिस्ट लॉबी बहुत स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर। हारे जीते हुए एक दूसरी बात है, 2-3 जगह हमें सेटबैक देखने को मिला। जैसे अभी मिशिगन का इलेक्शन था, अब्दुल सैयद नाम का आदमी प्राइमरी इलेक्शन जीत गया सीनेट का, कांग्रेस के अपर हाउस का, यानी जो पार्लियामेंट है अमेरिका की, कांग्रेस बोलते हैं उसको। कुछ लोग समझ लें कि भाई कांग्रेस भारत की कांग्रेस पार्टी है, तो नहीं है जी। उसके अलावा गजाला हाशमी हैं, जो गालिबन वर्जीनिया की गवर्नर हैं। उसके अलावा जो है, आप जानते हैं कि न्यूयॉर्क के जो मेयर हैं जहरान ममदानी, तो ये लोग जो है, तो ये सारे के सारे वो नाम हैं। उसके अलावा अभी इल्हान उमर, शायद वो तीसरी बार इलेक्ट होने के करीब हैं। तो ये बहुत सारे, ये सारे फेसेस ऐसे हैं अमेरिका के अंदर कि ज़ायनिस्ट लॉबी पूरे पैसे लगाने के बाद, अपने सारी चीज़ें लगाने के बाद कहीं ना कहीं परेशान है कि वो जीत नहीं पा रही है। और बहुत सारे वो जो है, अब आप देखिए कि बहुत ही की जो है स्टेट्स हैं, और बहुत ही क्रूशल रहता है जहाँ पे जीतना ट्रंप के लिए। और वो सारी स्टेट जहाँ जो है एक तरह से ट्रंप ने कुछ घाल मेल करके, या फिर जो है थोड़ा सा वोटर फ्लिप हुआ इधर से उधर, तो वहां से जीत करके आया। और उसमें मिशिगन का बहुत बड़ा रोल था, ट्रंप की पार्टी को जहां से जीत मिली और जो ये राष्ट्रपति बने। तो कुल मिलाकर यह है कि ये तो ज़ायनिस्ट लॉबी है, लेकिन वो इनके साथ रहेगी अभी, क्योंकि नेतन्याहू ने कई बार कहा है, और मैं सीधी बात करता हूं, सब लोग जानते हैं, नेतन्याहू का अगर कोई यहूदी मुखालिफ है इसराइल के अंदर, या कोई राजनीतिक दल, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो फ़लस्तीनियों का हामी है। सबसे पहली चीज़ ये है मानने वाली। हम लोग अक्सर गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि भाई नेतन्याहू का मुखालिफ है तो वो जो है फ़लस्तीन का हामी होगा। फ़लस्तीन को आप भूल जाइए, लिबरल से लिबरल भी यहूदी बन जाए इसराइल का वज़ीर आज़म, वो कभी एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी मुमलिकत कायम नहीं होने देगा। पहली बात तो ये है, क्योंकि उसे पता है कि अगर फ़लस्तीनी रियासत एक फुल फ्लेज कायम हो गई, तो फिर उसकी अपनी मिलिट्री होगी, उसकी ट्रेनिंग होगी, वो बहुत सारे ममालिक से चाहेगी, हथियार लेगी, पाबंदियाँ जो है यूरोप वगैरह सारे लगाएंगे, लेकिन उसके बावजूद मिलेंगे हथियार। जब कुछ जो है, जो एक तरह से हथियार बंद ग्रुप हैं, हमास वगैरह और हिजबुल्लाह, जो नॉन स्टेट एक्टर्स कहे जाते हैं, जब इनको इतनी बड़ी मकदार में और इस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स मिल जाते हैं, तो जब एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी, तब उसको किस तरह के मिलेंगे हथियार और कैसी ट्रेनिंग दी जाएगी वहाँ के लोगों को। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको हम यहाँ सोचते हैं तो इसराइल ज़रूर सोचता होगा। तो ये जो है 2-3, और उसके बाद दूसरी बात ये है कि अरब मुल्कों का क्या एटीट्यूड रहेगा। तो अरब ममालिक का ये है कि हम अभी तक कई बातें कहते हैं, 2-3 बातें उसमें जो है समझने की हैं। अरब ममालिक इस वक्त खूब डरे हुए हैं। उनको ये बात अब उनके जहन में बैठ गई है कि अब अमेरिका की ये पोजीशन नहीं रही कि वो उनको बचा सकेगा।
मिलिट्रली ख़ास तौर से। पैसा अरबों के पास है, उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो सिक्योरिटी की थी। पाकिस्तान के पास क्यों गए? पाकिस्तान से पहले कई बार वो भारत से भी सिक्योरिटी की डिमांड उन्होंने की है। भारत ने कभी उस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की। भारत को लगता है कि अगर वो सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड कराता है तो उसको इंटरनेशनली जो है भारत के इमेज को डिमोनाइज करने में पाकिस्तान जुट जाएगा और एक दूसरी तरह की कॉन्फ्लिक्ट उस पूरे रीजन के अंदर शुरू हो जाएगी। तो भारत जो है बहुत स्मार्टली जो है करता है प्ले, तो भारत ने रिफ्यूज कर दिया। जब भारत ने रिफ्यूज कर दिया तो पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान तो जहाँ चाहे वहाँ रहे। तो वो जो है तो पाकिस्तान ने उस वैक्यूम को एक तरह से फिलअप किया है। तो फिलिंग द ब्लैंक्स ये हुआ है। अब अरबों को जो है सिक्योरिटी कहाँ से मिल रही है? तुर्की से मिलेगी, पाकिस्तान से मिलेगी, बहुत जल्द वो मिस्र को भी उसमें शामिल कर लेंगे। तो अमेरिका की ज़रूरत कहाँ रहेगी? अमेरिका तो खुद जो है चाइना के आसपास वो जो पूरे बॉर्डर हैं, जैसे मैंने बताया कि वेस्टर्न पैसिफिक है, वहाँ से भी अपने वारशिप मंगवा रहा है। तो जब वहाँ से हटेगा तो फिर उस जो है उस वैक्यूम को फिलअप कौन करेगा? तो वो चीन करेगा। इधर ईरान के साथ बिल्कुल बराह रास्त तो जो बात आपने कही थी, जो आपने सवाल किया था राशिद भाई से कि भाई क्या चीन की तरफ से हथियार भेजे जाते हैं क्या ईरान को? तो इसमें शक व शुबहे वाली कौन सी बात है? ईरान और रूस तो शुरू से ही चाह रहे थे कि अमेरिका लड़े या अमेरिका ईरान वाले मामले में फंसे। वो तो ओबामा वगैरह थोड़े स्मार्ट थे कि उन्होंने बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशन करवा के बहुत सारे मुल्कों में तख्त उलट दिए और वो ईरान में कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन फ्रांस अभी भी लगा हुआ है। आज ईरान की गवर्नमेंट का एक बाकायदा बयान आया है जिसमें उसने कहा है कि फ्रांस की जो एम्बेसी है, जो उसके सिफारतकार हैं, वो लोग ईरान के अंदर बहुत सारे लोगों से मुलाकातें करते हैं और वो जो है यहाँ पर तख्त उलटने की या ईरान के अंदर गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं फ्रांस के बारे में बता रहा हूँ। फ्रांस के बारे में आम रुझान क्या पाया जाता है कि फ्रांस जो है इसराइल का थोड़ा विरोधी है। भाई वो इसराइल का विरोधी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर नेतन्याहू का विरोधी है। उसको कोई और लीडर चाहिए होता है, तो सबको अपने पसंद के आदमी चाहिए होते हैं। तो उस पसंद के आदमी चाहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि फ्रांस फलस्तीन को तस्लीम कर लेगा। वो बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह होती हैं यूएन के अंदर दिखावे की। अब आप सोचिए, एक जरा सी बात है, अरेस्ट वारंट इशू किया है या नहीं? इंटरनेशनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू किया है नेतन्याहू के खिलाफ, वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया है। अरेस्ट हुआ है नेतन्याहू आज तक? किसी की हिम्मत है अरेस्ट करे? इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, किसी ने किया अरेस्ट? खुद यही कोर्ट है जिसने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट इशू किया। क्या हुआ है? किसी ने अरेस्ट किया पुतिन को? यही कोर्ट है जिसने जो है कर्नल उमर हसन अल बशीर, सूडान के प्रेसिडेंट थे, जो पहले कर्नल थे उसके बाद प्रेसिडेंट बने मिलिट्री उसके जरिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने कुछ रिफॉर्म किया, डेमोक्रेसी लाए। तो अब जो है उनके खिलाफ भी अभी अरेस्ट वारंट जारी हुआ था। वो मनमोहन सिंह के जमाने में ही भारत आए, उसके बाद भी भारत आते रहे। किसी ने अरेस्ट किया कर्नल उमर हसन अल बशीर को? वो तो बाद में तख्ता पलट हुआ, कैसे हुआ, वहां की मिलिट्री पैरा मिलिट्री फोर्सेस के अंदर लड़ाई हुई, अब कोई गवर्नमेंट नहीं है सूडान में एक तरह से, तो एक दूसरा है पहलू। लेकिन सवाल यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का इनकी हैसियत क्या है? अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत क्या है? भाई आप बताइए कि तो कुल मिलाकर ये है कि अरब ममालिक पहले अमेरिका को पैसा देते थे इलेक्शन लड़ने के लिए। अब जो है ट्रंप आ जाए या कोई आ जाए, मुझे नहीं लगता, थोड़े बहुत पैसे दे देंगे ताकि ताल्लुकात पूरी तरह खराब ना हो। लेकिन जो पहले झोली भर भर के देते थे पैसे, अब अरब बादशाह इतने झोली भर भर के पैसे अमेरिका को नहीं देंगे। और मैं फिर उसी बात की तरफ आता हूं कि वो जो 3 ईरान के पायलट्स कैप्चर किए हैं कतर ने, अगर वो चाहता तो अमेरिका प्रेशर क्रिएट करके उनको ले सकता था, लेकिन अमेरिका कतर से भी नहीं ले पाया। भाई ईरानियन पायलट अभी भी कतर में है। क्या ये बात, अगर मुझे मालूम है, ये बात खबरों में छप रही है धीरे धीरे, तो क्या अमेरिका को, ट्रंप को मालूम नहीं थी ये बात? तो कुल मिलाकर यह है कि क्या अमेरिका ने प्रेशर बिल्डअप नहीं किया होगा? कतर ने वो फौजी जो है, वो पायलट ईरान के अमेरिका को क्यों नहीं सौंपे? तो कुल मिलाकर यह है कि अब अरबों के अंदर भी अमेरिका की वो हैसियत नहीं रह गई है
कि अमेरिका अपनी पूरी बात मनवा लेगा। तो ये जो है मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त। तो अब जो है आप बिल्कुल मान करके चलिए कि दुनिया बहुत जल्द, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ जल्द वल्द कुछ नहीं, बँट चुकी है, बल्कि कई खेमों में बटी हुई है। चीन है, रशिया है, हमें कई बार लगता है कि नहीं चीन और रूस एक पेज पे हैं। इनकी लड़ाइयाँ हुई हैं भयंकर वाली। तो चीन और रूस एक पेज पर नहीं हैं। वो बोलते हैं कि भई एक परेशानी आ गई है तो इसलिए दोस्त को दुश्मन को भी दोस्त बनाना पड़ा है। तो बहुत सारे मसाइल हैं, रशिया उधर है घिरा हुआ, उसको चीन की ज़रूरत है। चीन भी थोड़ा बहुत अपने जो है पैर फैलाना चाहता है, अफ्रीका में, वेस्टर्न पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक के अंदर उसका प्रेज़ेंस है। साउथ चाइना सी में उसने जो है जापान वगैरह को लेके बहुत सारे आर्टिफ़िशियल आइलैंड बनाए हैं, जहाँ पे उसके एक तरह से फाइटर जेट वगैरह और ये सब रहते हैं चाइना के। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चाइना और रूस ये दोनों ईरान को मुसलसल हथियार देते रहेंगे, ताकि वो तवील मुद्दत तक अमेरिका को उस पूरे रीजन में घेरे रहे। तो इस वक़्त का जो है सिनेरियो ये है। जी जनाब।